हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित जहांगीर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड एजुकेशन में। जैसा कि हमारी जो पहली क्लास हुई थी, ठीक है, उसमें थोड़ी लाइट वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी जो मैंने आपके कमेंट से पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब मेरे को लगता है कि वो प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। मैंने लाइट वगैरह थोड़ा इसका रिप्लेसमेंट वगैरह किया है। तो चलो, पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो CO2 होता है उसका रेशियो बाय मास आपको बताना था, ठीक है, वो कितना आ रहा था। तो कई बच्चों ने कमेंट भी किया और वो बिल्कुल सही आंसर था, उसका 3:8 होगा। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि वो कैसे होगा। कार्बन होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 6। तो अगर एटॉमिक मास की बात करें तो वो इसका डबल हो जाएगा 12। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास होता है 16। तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 2 जा 32। अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, 3:8 आएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलो, अब एक क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। तो देखो, डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि दो अलग अलग मैटर वाले जब मिक्सचर्स होते हैं, मतलब अलग अलग मैटर होते हैं, अगर हम इनकी इंटरमिक्सिंग करवाते हैं तो वो हमारा कहलाता है डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही मैं जो इंक की ड्रॉप होती है वो पानी में डालता हूं, तो पानी में डालते ही क्या होता है, वो उसमें स्प्रेड हो जाती है चारों तरफ, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वो डिफ्यूज हो रहा है धीरे धीरे। आपने देखा होगा वो किस तरीके से जाता है। जैसे ही एक दूध की बूंद हम पानी में डालते हो, देखना वो किस तरीके से स्प्रेड होता है। तो वही होता है डिफ्यूजन। इसका मैंने एग्जांपल लिख दिया, एडिंग इंक ड्रॉप इनटू वाटर। अब हम कुछ चीज समझते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कन्वर्जन, कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड होता है। उन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूं कि सॉलिड से लिक्विड हो। तो सॉलिड से जब लिक्विड, जैसे मान लो कि आइस से जो वाटर होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, या फिर अपन उसको मतलब वैसे तो मेल्टिंग बोलते हैं, पर वहां पे सॉलिड कोई सा भी सॉलिड हो सकता है। वाटर के एग्जांपल में उसको मेल्टिंग बोलते हैं, वरना हम क्या बोलेंगे उसको फ्यूजन। और वहीं अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो हमारे क्या सॉलिड बन रहा है, तो उसका नाम देखो सॉलिडिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है। अब चलते हैं हम लिक्विड से अगर गैस में, तो लिक्विड से गैस में जैसे पानी है ना, एवोपरेट होके क्लाउड बनती है ना, मतलब वाटर से वही तो एवोपरेट होकर क्लाउड बनता है। तो मैं इसको कैसे याद रखता हूं कि जो लिक्विड है वो एवोपरेट होकर गैस में बदलता है तो उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। वहीं अगर उल्टा गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कंडेंसेशन। भाई बारिश होती है वो क्यों होती है? कंडेंसेशन की वजह से तो होती है। जो क्या होती है कि जो वाटर की ड्रॉपलेट जो गैसेस फॉर्म में मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स है जो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो वापस लिक्विड फॉर्म में होंगे और अपने अर्थ के ऊपर आ जाती है। तो उसी को तो हम बारिश बोलते हैं, वो कंडेंसेशन की वजह से होती है। तो मैं उसको ऐसे याद रखता हूं कि जब गैस लिक्विड में वापस कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अब चलते हैं, जब सॉलिड और गैस में कन्वर्ट होता है, जब सॉलिड है वो हमारा डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और यही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉलिड से जो गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना वो सब्लिमेशन कहलाता है। जिससे कपूर की गोली, जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है, उनको हम जलाएंगे तो डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में, लिक्विड वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा। नेफ्थलीन की बॉल्स आती है, कपूर की गोली जिनको हम बोलते हैं, आपके घर में मिलेगी, आप डायरेक्ट उनको जलाओगे तो डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देखते हैं कि गैस से सॉलिड में, तो जिस प्रकार गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, वैसे ही गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बारिश के साथ ओले भी गिरते हैं, ठीक है ना, मतलब ओले भी गिरते हैं ना, तो वो भी क्या होते हैं? आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तो वो भी गैस से डायरेक्ट आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको हम कंडेंसेशन बोल सकते हैं, वो भी कंडेंसेशन की वजह से हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं, टर्म है लेटेंट हीट। क्योंकि ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे वाली जो चीजें होती है वो लेटेंट हीट पे बेस्ड है। तो पहले मैं लेटेंट हीट का मतलब समझा देता हूं। वो होती है हिडन हीट, मतलब वो हीट जो छुपी हुई है, जो हमें दिख नहीं रही। अब जो सबसे पहले टर्म आती है वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हीट का सिंबल है, आपको कहीं भी मिल जाए, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ये हीट का सिंबल होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताती है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हम कितनी हीट एनर्जी दें कि जो 1 kg सॉलिड है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, और एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। आपको सीधी सी बात है कि भाई सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना तो मेल्टिंग ही करनी पड़ेगी हमें, तो हम उसका मेल्टिंग पॉइंट ही लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और हमने अभी भी मैंने आपको बताया था कि भाई फ्यूजन किसको बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को फ्यूजन। तो लेटेंट हीट का मतलब हिडन हीट। अब हम चलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या बोलता है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। वेपोराइजेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही 1 kg लिक्विड लेंगे, अगर उसको हम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, क्योंकि हम वेपर में कन्वर्ट करना है तो बॉइलिंग ही करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
अब खास मतलब जो इसके अंदर खास बात आती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इन दोनों में ही टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, आपसे वो पूछ सकता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में कौन सी चीज कांस्टेंट होती है, प्रेशर वगैरह बहुत सारे एग्जाम, लेकिन आपको ध्यान रखना है इनके अंदर, दोनों के ही अंदर जो टेम्परेचर है ना वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। कैसे रहता है, ये देखो मेल्टिंग पॉइंट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, हमें मेल्टिंग पॉइंट मतलब हमें मेल्टिंग पॉइंट पे रखना है उसको, टेम्परेचर वही रहेगा, वहां से चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो बॉइलिंग पॉइंट, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है उसी पे फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, उससे बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, 1 केल्विन का भी शिफ्ट नहीं आना चाहिए। क्लियर है यहां तक आपको? चलो ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पर्टिकुलरली मतलब अगर जेन्युइन डाउट्स होंगे तो उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। अब देखो, एक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कि जब भी जो वाटर वेपर होंगे वो 373 केल्विन मतलब 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, और एक हमने वाटर लिया, ठीक है, जो बॉइल वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो अगर दोनों में हम देखेंगे किसके अंदर ज्यादा एनर्जी है तो वो होगी वाटर वेपर के अंदर। ठीक है, आप कभी भी देखना जब भी पानी बॉइल करता है, अगर आप स्टीम में हाथ ले जाओगे तो वो काफी ज्यादा सीवियर बर्न्स देंगे बजाय कि उस पानी के। ठीक है, आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको देखेंगे कि जो वाटर वेपर है वो ज्यादा सीवियर बर्न्स देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर वेपर, और ये क्यों होता है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डज द वाटर वेपर burns severe than that of the water liquid form में, पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन कि लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो ज्यादा उससे सीवियर फॉर्म में जो बर्न्स होते हैं वो क्यों देता है। तो इसका सीधा सा कारण है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से। आप पानी गर्म करते हो और भाप के अंदर हाथ देना, वो काफी ज्यादा बर्न देगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एकदम से काफी ज्यादा सीवियर बर्न्स देगा वो। और दोनों हमने सेम टेम्परेचर पे रखा, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे और ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे। देखो एक चीज और बता देता हूं कि जब हम जैसे ही हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो कहते हैं कि वहां पे जो खाना बनाना होता है, मतलब खाना पकाना, ठीक है, उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। वो क्या होता है, एट हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो हो जाता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो लो हो जाता है। इसकी वजह से
जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। याद रखो, इसमें से क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं बताता रहूंगा कि जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो हमारा 100 डिग्री मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही बॉईल होने लग जाएगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस से अगर वो पहले ही बॉईल होने लग जाएगा और खाने की टेंडेंसी है कि भाई वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या 100 डिग्री सेल्सियस में बर्न होगा, तो अगर पानी बॉईल मतलब बर्न नहीं मतलब खाना पकेगा। तो अब देख लो कि जब वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही बॉईल हो रहा है तो क्या खाना हमारा पकेगा? नहीं पकेगा ना। तो इसी वजह से ऊपर जब हम खाना बनाते हैं उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जब हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे आप, किसी भी पहाड़ पे या किसी भी माउंटेन वगैरह पे जाओगे, वहां पे खाना वगैरह बनाओगे तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। हाँ, एक चीज और, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम ड्राई आइस या फिर ड्राई कोल्ड भी बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि जो ड्राई आइस है वो किसको कहा जाता है? सॉलिड CO2 को। अब मैं कुछ आपको केमिकल कंपोजिशन बता देता हूं मैटर की। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। देखो, सबसे पहले जो हमारा मैटर है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार आपको एक टेबल बना के बता देता हूं। एक तो होते हैं हमारे पास प्योर मैटर और एक होता है मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर के हमने दो पढ़े थे, एक तो होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आपको याद है नहीं है? और प्योर, इसके अंदर हमने पढ़े थे एलिमेंट और कंपाउंड। देखो, मैटर है वो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्योर और मिक्सचर में। प्योर के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट मैंने आपको बताया था जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वैसे तो कर सकते इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। और कंपाउंड जो कि दो एलिमेंट से बनके बना हुआ, तो एलिमेंट को हम फर्दर मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट में डिवाइड कर सकते हैं। और कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और मिक्सचर हमने वैसे ही पढ़ लिया था होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। तो ये चीजें आगे आती रहेगी, मैं बताता रहूंगा, सिर्फ आपको अभी टेबल देखनी है, इसको आपको ऐसे लर्न नहीं करना है, ठीक है। बस देखते चलो, जो चीज इंपॉर्टेंट होगी मैं बताता जाऊंगा, अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। एलिमेंट की डेफिनेशन आपको वैसे लिखाई दी थी, वापस देख सकते हो। Which further can't be broken down. Which further can't be broken down. अच्छा, एलिमेंट और कंपाउंड का एग्जांपल मैंने वैसे कल बता दिया था, लेकिन आप लोग रिवीजन के लिए कमेंट करके मुझे बताएंगे कि एक तो एलिमेंट कौन सा है और एक कंपाउंड। जो आपकी इच्छा हो वो आप कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन आप कमेंट करके मुझे बताओगे एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। अच्छा, अब मैं बताता हूं कि जो एलिमेंट टर्म है ये एक साइंटिस्ट ने दी थी, रॉबर्ट बॉयल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल ने एलिमेंट जो टर्म है ये कॉइन किया था, ठीक है। इसने क्या किया था, एलिमेंट जो वर्ड था वो सबसे पहले यूज किया था। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि हु कॉइन्ड द टर्म एलिमेंट, तो आपको बोलना है रॉबर्ट बॉयल। क्लियर है? अब देखो, अभी तक 118 एलिमेंट्स नोन है, ठीक है। इनमें से 98 तो है ना नेचुरली ओकरिंग है, नेचुरली मतलब अर्थ में अपने आप अर्जेंट, बस लोग अपन निकाल सकते डायरेक्ट, और उसके बाद में बच गए 20, तो ये सारे हैं मैन मेड, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने नेचुरली और कितने मैन मेड है। आप कोई सा भी एक याद रख लो, टोटल में से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो याद हो जाएगा कि 98 नेचुरली ओकरिंग है, और बाकी अब जितने भी अब डिस्कवर होते रहेंगे वो सारे मैन मेड है, ठीक है। जितने भी अनोट्रियम 118 के बाद में सारे मैन मेड है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं। एक होता है होमोजीनियस,
और एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब अगर होमोजीनियस की बात करें तो इनको हम ट्रू सॉल्यूशंस बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रू सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस में क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपने चीनी मतलब शुगर है वो पानी में अगर घोल दी, अच्छी तरीके से मिक्स कर दी, तो आप शुगर उसमें देख नहीं सकते कि इसमें शुगर यहाँ है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स ही हैं। अगर आपने सोल्ट है वो पानी के अंदर अच्छी तरह से घोल दिया तो आपको दिखेगा नहीं कि भाई सोल्ट यहाँ है। तो ये सारे एग्जांपल होमोजीनियस के आप लिख सकते हो, सोल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये है होमोजीनियस के एग्जांपल। और हेट्रोजीनियस की बात करूं तो अगर सबसे इसका बढ़िया एग्जांपल है तो ऑयल इन वाटर। मान लो कि आपने है ना पानी के अंदर ऑयल डाला तो आपको अलग से दिख जाएगा, ऊपर दिख जाएगा कि है ना ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए ऑयल फ्लोट करता है, तो आपको अलग से दिख जाएगा कि नहीं ऑयल फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ये ऑयल है और ये पानी है। और इसका एक एग्जांपल है मिल्क। अब मैंने केवल मिल्क बोला है, ठीक है, ये क्यों मैं बताता हूं आपको। मिल्क होता है कोलोइड, ठीक है, इसके अंदर आप फैट वगैरह सब कुछ अलग से ऑब्जर्व कर सकते हो, पानी भी अलग से, ठीक है ना, पानी भी अलग से रहता है। जैसे आपने देखा होगा दूध फटता है तो पनीर अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये मिल्क है, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर ऐसे लगेगा कि मिल्क है होमोजीनियस, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा मिल्क, तो आपको मिल्क पे टिक करना है, मिल्क हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, बाकी तो आप बता सकते हो नॉर्मली, आपको पता है कि आप सोचोगे कि हाँ ऑयल मिक्स नहीं होता, ऊपर रहता है, ठीक है, फ्लोट करता रहता है, इसलिए हेट्रोजीनियस है, लेकिन मिल्क का कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि मिल्क है जो इसका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद में एक लास्ट लेक्चर और आएगा और ये हमारा मैटर एंड इट्स स्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इस चैप्टर को आपको शॉर्ट के अंदर कर रहा हूं। शॉर्ट के मतलब ये नहीं कि मैं सारी चीजें कवर कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही चीजें कवर कर रहा हूं, ताकि आपका जो स्टूडेंट टाइम है उसके अंदर आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और आपको कोई भी अगर फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, हम वो इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।